स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। छतरपुर में गुरुवार को होटल भगवान पैलेस में बागेश्वर धाम को बदनाम करने वाले भूमाफियाओं का खुलासा करने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर निवासी निकुंज गोयल, शाश्वत गोयल एवं सचिन कुमार ने बताया कि हम लोगों ने बागेश्वर धाम गढ़ा में होटल बनाने के लिए 72 लाख की ज़मीन खरीदी थी, लेकिन हम लोगों से गोलू कदारी और धाम से कुछ भूमाफिया ज़मीन छीनना चाहते हैं। समस्या को लेकर हम लोगों द्वारा छतरपुर के कलेक्टर एसपी को शिकायत की गई थी। इसके बाद से धाम के ही लोगों द्वारा हम पर ही गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। रेता गोयल ने आरोप लगाया कि उक्त ज़मीन को हमने विधिवत रूप से वर्ष 2024 में क्रय किया था, लेकिन जिस ज़मीन का हमने क्रय किया था अब उसकी कीमत दोगुनी हो गई है। इस कारण से विक्रेता की नीयत खराब होने लगी और हमें हमारी ही ज़मीन पर होटल नहीं बनाने दिया जा रहा है। उल्टा हमको धमकाया जा रहा है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है। ज़मीन को छोड़कर दूसरी जगह की ज़मीन आपको दिए देते हैं। पत्रकार वार्ता में सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बागेश्वर धाम सरकार हमारे भगवान हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यदि हमें ज़मीन पर होटल नहीं बनाने दिया गया तो हम अपने हक की लड़ाई कोर्ट के माध्यम से आगे जारी रखेंगे। हमारे से गोलू महाराज पैसे लिए थे जमीन के। गोलू महाराज यहीं के प्रॉपर्टी डीलर है। उन्होंने अपना प्रॉपर्टी डीलर का एक ऑफिस बनाया हुआ है सन्यासी धाम के नाम से। वही यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं और जगह बेच रहे हैं। अब क्या अब भी वही है, प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है, वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। नहीं, क्या आपको जगह पे हमें ज़मीन पे मेन बात यही है कि जगह पे हमें कब्जा नहीं करा दिया। रजिस्ट्री हमारे नाम ही है, सब कुछ हमारे नाम है। हमने पैसे दे रखे, उसका हमारे पास प्रूफ है। धाम से कितने पैसे दिए थे आपने? है जी, धाम से लगभग 100-200 मीटर दूर जमीन होगी हमारी। कितने पैसे दिए थे हमने 70,40,000 रुपये उनको 800 रुपये 1.5 लाख रुपये के ऊपर हमारे रजिस्ट्री लगे। अब गोलू महाराज क्या चाहते हैं? हम यही चाहें जी, हमारी जमीन पर हमें काम करने दे जा रहा है। हमारे गुरुदेव का मैं आज्ञा है कि होटल बनाओ वहाँ पे, वो काम करने दे जा रहा है। महाराज के प्रति कैसी आस्था है? महाराज तो हमारे लिए भी भगवान है। महाराज इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हिंदू राज के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। वो 20-20 घंटे जाग रहे हैं लोगों के लिए। वो अपने लिए थोड़ा जाग रहे हैं, हम लोगों के लिए तो जाग रहे हैं। भैया गोलू महाराज बागेश्वर महाराज गोलू महाराज जो है वो बागेश्वर धाम की आपको सबको दिख ही रहा है कि वो उनकी छवि को ही खराब कर रहे हैं जी। मेन उद्देश्य पत्रकार वार्ता का ये है कि जिस दिन मैंने एसएसपी साहब के सामने और डीएम साहब के सामने मैंने अपना निवेदन दिया था कि मुझे काम करने दिया जाए, तो उसमें उन्होंने मेरे पर आरोप लगाए थे कि मैंने उनको पैसे नहीं दे रखे हैं। उन्होंने किसी पत्रकार को ये कहा कि क्या नाम है, मैंने ज़मीन ही नहीं बिकवाई। किसी को कहा कि हम दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो हमने गोलू महाराज के खाते में लगभग 20-25 लाख रुपए तो अपने खातों से, मम्मी के, पापा के, अपने पार्टनरों के खाते से डाल रखे। उन्होंने हमें 2-4 अकाउंट और दे रखे थे, उनमें उन लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रखे। हाँ जी, आप गोलू महाराज के आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी। कैसे मुलाकात हुई, कैसे आप? हम तो उन्हें जानते ही नहीं जिन्होंने हमारे नाम रजिस्ट्री करी थी। मीडिएटर जब गोलू महाराज है, सारी प्रॉपर्टी अधिकतर वही बेच रहे हैं वहाँ पे। कहाँ से हैं? हम तो मुजफ्फरनगर से हैं जी। कब से आ रहे हैं बागेश्वर? हम तो 4 साल से आ रहे हैं, 2021 से। इस जमीन को लेने के लिए आपसे किसने कहा था? हमको गुरुजी ने हमारे पर्चे पे लिखा था होटल बनाओ, तो हमने सोचा कि यहाँ ज़मीन लेके होटल बनाएंगे। जब हमारे गुरुदेव ने कहा है, मैं जब से ही उनके नियम का पालन भी करता हूँ जो उन्होंने। विवाद होने के बाद गुरुजी के संज्ञान में ये मामला रखा आपने? अब गुरुजी के संज्ञान में चला जाएगा जी विवाद होने के बाद ये सारा मामला। अब हो सकता है कि गुरुदेव हमें जो भी होगा कोई आज्ञा देंगे तो हम उनकी आज्ञा जरूर मानेंगे। गुरुदेव भगवान हमारे लिए भगवान है। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम खुद हिंदू हैं। अभी प्रशासन ने, तहसीलदार ने आपकी जमीन पे स्टे लगाया है। हाँ जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? तहसीलदार साहब को हम ये कहना चाहेंगे जी, जो उन्होंने आवेदन लगवाया वो हमारे आवेदन देने के बाद ही क्यों लगवाया, जबकि अगर कोई हम किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे तो उन्होंने हमारे आवेदन से पहले क्यों नहीं वहाँ आवेदन दिया कि ये गलत कब्जा कर रहे हैं, ये गलत लोग हैं। तो ये तो आप खुद आपको दिख रहा होगा ना कि हमारे आवेदन के बाद आवेदन लगवाया। और जी तहसीलदार से हमें जहाँ तक नॉलेज है, जो तहसीलदार साहब हैं वो ऐसे हमें मतलब उस पर जो उन्होंने पुलिस का हमें कहा है कि पुलिस के नॉलेज में जाना चाहिए, उसके लिए तो एसडीएम साहब को हुए लगाने के लिए तो परमिशन जो होती है। पूरा मामला बागेश्वर धाम से जुड़ा है, हाई प्रोफाइल मामला है। हाँ जी। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भी चला है। हाँ जी। तो क्या न्याय की उम्मीद है? हमें जी न्याय की उम्मीद ये है कि अगर हमारी ज़मीन पे हमें काम करने दिया जाएगा, हमें अच्छे से यहाँ रहने दिया जाएगा, तो हम रहेंगे नहीं जी। हम फिर अब यहाँ पे आप सबको पता ही है कि क्या माहौल है और क्या माहौल नहीं है। अब क्या चाहते हैं? गुरुदेव तो यहाँ पे रहते नहीं, आपको भी पता। वो तो बेचारे सब लोगों की सेवा में लगे पड़े।
पर यह है कि हम गुरुदेव होंगे तो हम धाम पे आया करेंगे, नहीं तो हम धाम पे आपके नहीं आया जमीन करेंगे। दूसरे की जमीन कब्जा करने के आरोप लगे हैं, इसको लेकर के क्या क्या उसको लेके जी मेरे पास सारे प्रूफ पे थे, मैंने आप सबको दिखाए हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने 3 साल पहले ज़मीन ली थी। जब मैंने उसको दिखाया कि जब ज़मीन कैसी थी, फिर दोबारा दिखाया कि फिर ज़मीन के बराबर में होटल वगैरह बने और उस ज़मीन की ही मेरे को नाम उन्होंने रजिस्ट्री करवा रखी। हमारे नाम कब्जा, हम दूसरे की ज़मीन पे कैसे कब्जा कर लेंगे जितनी दूर आके? अगर हमारी ज़मीन पे कब्जा करेंगे, हम दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करेंगे तो 800 किलोमीटर दूर आके कौन कब्जा करेगा जी? पहली बात तो ये। और जब हमारी पे कब्जा हो रहा तभी तो हम कह रहे हैं कि जी हमारा नाम इतना गलत हो रहा है यहाँ पे। है वो क्यों आपको जमीन से बेदखल करना चाहते हैं? हाँ जी, वो ज़मीन के यहाँ पे बहुत तेज़ी से दाम बढ़ रहे हैं, इस चक्कर में मन में बेईमानी आ रहा है। छतरपुर मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हटानगर के श्री राम मंदिर मार्केट में संचालित बालाजी इंटरप्राइजेस की 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से बालाजी ज्वेलर्स और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग लगने से दोनों दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। गुरुवार सुबह दुकानों में आग लगी देख आसपास के दुकानदारों की मदद और हटा नगरपालिका के दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। दुकानों में रखी सामग्री के साथ फर्नीचर और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह के सारे नर्सिंग होम की चिकित्सक इकट्ठा होकर आज दमोह कलेक्टर के पास पहुंचे और छोटे छोटे विषयों पर हो रहे नोटिस के खिलाफ जमकर बोले। उनका कहना है कि यदि किसी भी तरीके का प्रशासनिक रवैया रहा तो 26 जून को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे और 27 जून से सभी स्वास्थ्य संस्थान अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बैठक में दमोह के सभी नामी और वरिष्ठ चिकित्सक शामिल हुए। दरअसल दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी चिकित्सक द्वारा इलाज के मामले के बाद सभी निजी चिकित्सालयों पर जिला प्रशासन की इतनी सख्ती है कि आए दिन अस्पतालों में नोटिस पहुंच रहे हैं, जिनकी भाषा ना तो चिकित्सीय पेशे के अनुकूल है और ना ही इतनी नियम तालिकाएं छोटे जिले के अस्पताल पूरे कर सकते हैं। दमोह की नामी चिकित्सक पहली बार प्रशासन के खिलाफ इस तरीके के गुस्से से लबरेज देखे गए। कलेक्टर से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। यदि हर रोज एक नया नियम लागू किया जाता है और डॉक्टर पर दबाव बनाया जाता है तो यही वजह है कि डॉक्टर ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि दमोह का सबसे बड़ा मिशन अस्पताल बंद होने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही खस्ताहाल हैं। डॉक्टर के इस कदम के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर पड़ सकता है। डॉक्टर की माने तो अगर उनको परेशान करना बंद नहीं किया तो 26 तारीख को काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और 27 तारीख को अपने नर्सिंग होम को बंद कर देंगे। आगे जानते हैं इस विषय में डॉक्टर संजीव सिंघाई, डॉक्टर जलज पसारी और डॉक्टर विनोद कुकरेजा का क्या कुछ कहना था। लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हमारे पंजीकृत चिकित्सक IMA के सदस्य हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, जो क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम को टारगेट करके प्रशासन द्वारा लगातार टॉर्चर, परेशान और जिस तरीके से अव्यवहारिक, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके हमको नोटिस भेजे जा रहे हैं। छोटी छोटी सी कमियां लिख के कि हमारे हॉस्पिटल में रेत भरी बाल्टी नहीं है, बेड साइड लॉकर नहीं है, बेड साइड स्टूल नहीं है, और भी छोटी छोटी कमियां जिन कमियों को दिखाकर आप हमें ये धमकी देते हैं कि हमारे पंजीकृत नर्सिंग होम को ये लोग बंद करने के नोटिस दे रहे हैं, जो पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है। ये सब कमियां हम लोगों द्वारा कमियां पूरी की जा चुकी हैं और पिछले 3 माह पूर्व में इसी प्रशासन के द्वारा एक बड़ी टीम गठित करके सारे पंजीकृत नर्सिंग होमों से चेक करके उनकी कमियां और उनकी जितनी भी उनको फुलफिल करना थी, सब डॉक्टरों के द्वारा, सब नर्सिंग होमों के द्वारा उनकी कमियां पूरी की गई थी। फिर 3 महीने के बाद फिर से नोटिस दे दिया, फिर से जांच की जा रही। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी दूसरे प्रकरण को हम लोगों से जोड़ के इस तरह से क्यों ये हम लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। क्या ये कोई कारपोरेट हॉस्पिटल की लॉन्चिंग हो रही है? हम लोग जो छोटे छोटे हॉस्पिटल यहाँ पर दमोह में कम पैसों में, यदि एक ऑपरेशन यहाँ पे डॉक्टर करता है वही 20,000 में ऑपरेशन करता है, वही ऑपरेशन जबलपुर या बड़े शहरों में जाकर के उसका आप पूछे 1 और 1.5 लाख रुपए लगता है। तो ये हमारे पब्लिक के साथ ये क्या कुछ करने वाले हैं कि बड़े हॉस्पिटल को यहाँ लॉन्च करके हम छोटे छोटे हॉस्पिटलों को बंद करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नोटिस दिए जा रहे हैं, उसमें कई सारे बिंदु ऐसे हैं जो कि अव्यवहारिक हैं।
जिन्हें कि व्यवहारिक रूप से पूर्ण करना संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और उन नोटिसों में अलग अलग विभाग भी सम्मिलित है, जिनकी नियमावली हम सभी चिकित्सकों के पास उपलब्ध भी नहीं है। और अगर हम नियमावली सही प्रारूप में उपलब्ध नहीं है तो उनको हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, ये भी हम समझना चाहते हैं। तो हम एक कलेक्टर महोदय के द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई है आज शाम को, और हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन सभी विभागों के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें इस प्रकार से एक नियमावली प्रदान की जाएगी ताकि हम इन नियमों का पालन करने में समर्थ हो सकें। प्रतीत भी हो रहा है कि सभी जो छोटे नर्सिंग होम हैं वो कम से कम रिसोर्सेज में और पिछड़े जिलों में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि अधिक से अधिक नियमावलियों को और सख्त रवैया अपनाया जाएगा तो यह जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनको केवल कॉरपोरेट अस्पताल ही पूरा कर पाएगा, और जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जो शुल्क है और कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो कृपया इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए, ऐसा हम चाहते हैं। भाई आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे क्योंकि दमोह में बहुत ही सब छोटे छोटे नर्सिंग होम हैं और शासन के द्वारा कुछ नीतियाँ बनाई गई जो बहुत बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स के लिए या बड़े नर्सिंग होम्स के लिए बनाई गई थी, और उनको बिना देखे छोटे नर्सिंग होम्स पे जो भाई यहाँ पे सबकी सेवा करने बैठे हैं उन पे लागू किया जा रहा है। उनके नियमावली है जिनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है शासन के द्वारा। व्यक्ति को जो बताया जा रहा है कि ये नियम है, जबकि ये नियम सिर्फ कुछ संस्थाओं के लिए बनाए गए हैं जो उस लेवल से बड़ी हैं, वो उसको ना पढ़े बिना पढ़े अज्ञानता में सभी पे एक सा लागू कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि डॉक्टर बैठे हैं सबका इलाज करने, सब चाहते हैं कि भाई सब स्वस्थ रहें और अच्छे से सही ढंग से इलाज हो, सब संबद्ध वर्ग के पढ़े लिखे हुए लोग हैं। आज भी हमारे जिला अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो CSC PSC में नहीं है क्योंकि वो छोटी संस्थाएं हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ मरीजों को इलाज मिले। इसी तरह दमोह में जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेट हैं, वो सबको सही इलाज और सही नियमित दर पे देना चाहते हैं, सभी नियमों का पालन करना चाहते हैं, पर ये हमारे ऊपर कुछ ऐसे नियम थोपना चाह रहे हैं जो हमारे लिए बने नहीं हैं। तो हम लोग इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो हमें कुछ आंदोलन करना पड़ेगा। विगत 3-4 वर्षों में कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ जगह अग्निकांड हुए थे। शासन ने उसके कुछ नियम बनाए कि भाई विद्युत सुरक्षा और फायर सुरक्षा के लिए हम सभी नर्सिंग होम उसको पालन कर रहे हैं। नियम कुछ बने हैं 50 बेड से ऊपर की हॉस्पिटल्स के लिए। दमोह में सभी 10-15 बेड की हॉस्पिटल हैं। शासन चाहती है कि जो 50-60 बेड के हॉस्पिटल के लिए जो बड़े नियम बनाए गए हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हॉस्पिटल्स रहती हैं, वो जबरन हमारे ऊपर थोपना चाहती हैं। लिखित रूप में उनको कई बार बताया जा चुका है कि नियम इस तरह के हैं, शासन के द्वारा लिखे हुए हैं, लेकिन वो अव्यावहारिक रूप से वो कहते हैं आप लागू कीजिए नहीं तो अपनी अस्पताल बंद कीजिए। हमें जो नोटिस मिला है पिछले 2 बार, उसमें साफ शब्दों का उपयोग हुआ है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी अस्पताल बंद कर दी जाएगी, जबकि हमने लिखित रूप में उनको दिया है कि ये नियम ऐसे ऐसे बनाए गए हैं, आप उसका समाधान निकालिए। सही, हम सही करना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं चाहते हैं। भारतीय चिकित्सा संघ दमोह शाखा के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुकरेजा के रूप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दमोह जिले के सभी नर्सिंग होम्स को हर 3 माह में इंस्पेक्शन करके अलग अलग नियमावली के अनुसार नोटिस दिए जाते हैं, जबकि यही नर्सिंग होम यहीं की सरकार प्रशासन द्वारा पंजीकृत किए गए थे। कुछ ही माह पूर्व पंजीकृत अस्पतालों को भी फिर से इंस्पेक्शन कर उसमें गलतियां निकाल के और नियमावली को में परिवर्तन करके, जो पिछले 3 माह में उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, अगली बार में फिर से उन नियमों अलग नियमों पर आपको नोटिस करके आपको प्रताड़ित और आतंकित किया जाता है, आपको धमकाया जाता है कि आपकी अस्पताल बंद कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में हम अपने अस्पतालों में काम नहीं कर पाएंगे। हमें एक व्यवहारिक व्यवस्था चाहिए जिसमें हम अपना काम कर पाएँ, और हम तैयार हैं सारी नियमावली पालन करने, और हम पालन कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट से हमारे पास NOC नोटिस हैं, सभी से हमें अप्रूव है, इसी कारण हमें आपको पंजीकृत किया। उसके बाद उसमें गलतियां निकाल के आप ही के द्वारा नोटिस दिया जाए, ये अन्याय है और ये आपके द्वारा एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, जो आतंकित करना डॉक्टरों को, जो एक व्यवस्थित शुल्क में आपके द्वारा समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं ना सरकारी अस्पतालों में पूरे लागू कर पाती हैं, ना कारपोरेट हॉस्पिटल्स में ये के हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है छोटी अस्पतालों को बंद कराने
और उनको परेशान करने का हो सकता है रवैया हो, इसलिए ये आपकी द्वारा कदम उठाया जा रहा है। हम इसका निंदा करते हैं और इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम 27 तारीख को एक सांकेतिक कार्य बंद करेंगे, जो काली पट्टी बांध के 26 तारीख को हम काली पट्टी बांध के काम करेंगे। 27 तारीख से हम अपना काम करना बंद कर देंगे। सभी दमोह के नर्सिंग होम एसोसिएशन ने ये लिया और पूरा IMA इसके साथ है। और इसके कहा जो असुविधा होगी जनता को, उसके लिए हमें खेद है। हम मजबूर हैं, जनता से हम माफ़ी मांगते हैं कि इस प्रकार की हमें कार्रवाई करना पड़ रही है। हम बहुत पिछले 1 महीने से कई बार हम सबसे मिलने जा चुके हैं, सबको नोटिस दे चुके हैं कि हमारी इस समस्या को दूर किया जाए, हमें हर 3 महीने में आतंकित ना किया जाए। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने आज गुरुवार को रतनगढ़ माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की मास से प्रारंभ होने वाले गुप्त नवरात्रि मेले की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर वानखेड़े द्वारा रतनगढ़ माता धाम में आने वाले सभी मार्गों, पार्किंग स्थलों, धार्मिक मान्यता वाले स्थानों में मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने भविष्य में मंदिर परिसर में रोपवे स्थापित करने हेतु संभावित स्थान का जायजा लिया। बैठक के दौरान कलेक्टर वानखेड़े ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग व्यवस्था, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, अस्थायी शौचालय, बिजली व्यवस्था, स्नान घर, CCTV कंट्रोल रूम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अत्यधिक वर्षा होने पर नदी में मगरमच्छ आने की संभावना है। सांप बिच्छू का भी डर रहता है। बीच जंगल में मंदिर होने से बंदरों की संख्या भी काफ़ी अत्यधिक है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को मगरमच्छ, सांप बिच्छू, बंदरों से बचाने के लिए उन्होंने SDO वन विभाग को एक दल गठित करने के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि मेले के दौरान अस्थायी चिकित्सालय एम्बुलेंस में स्नैक बाइट एवं मंकी बाइट वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में होना सुनिश्चित करें। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दानकरे की रिपोर्ट। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर गढ़ी कैंट स्थित म्यूजियम में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर गहरी चोट थी और यह आज भी लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने न केवल प्रेस की आज़ादी को दबाया बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया था। भूपेंद्र यादव ने कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर आपातकाल थोपा। हाईकोर्ट द्वारा उनके चुनाव को रद्द किए जाने के बाद जब सत्ता खतरे में दिखी तो उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से रातों रात आपातकाल के कागजों पर हस्ताक्षर करवा दिए और मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी। जेल में घुसा गया था, इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी। अनेक नेताओं को, अनेक पत्र पत्रिकाओं को, समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था, महिलाओं को जेल में डाल दिया गया था, साथ ही नसबंदी जबरदस्ती कर दी गई। हमारे देश की युवा पीढ़ी, आने वाले नौजवान, आने वाले विद्यार्थी सब पर पसवर्ण इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में यह आह्वान किया गया कि संविधान हत्या दिवस इसका नामकरण हुआ। संविधान की इस प्रकार से हत्या की गई और पूरे देश के अंदर आज जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसने एक व्यक्ति को हट धर्म का उसे, जिसके कारण से संविधान की आत्मा को कुचला गया, दबाया गया और संविधान की हत्या की। सीएम सर, आइए आपकी ओर से सभी IAS ऑफिसर को निर्देशित किया गया है कि जहां उनकी प्रथम नियुक्ति हुई है उन गांवों को वो गोद ले और उसका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करे। क्या लगता है कि इसमें एक सरकार की स्ट्रेटेजी काम कर पाएगी आगे? देखिए, ये हमारे IAS, IPS इनका एक लंबा कालखंड हमारे राज्य की सेवा में हो गया है। उनको हमने उनसे अपेक्षा की है कि राज्य के विकास में उनका योगदान वैसे तो है ही है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आपातकालीन के 50 वर्ष? देखिए, आपातकाल में सबसे बड़ी बात है इस देश से अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल होती है। हम नौजवानों के साथ भी बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि आज जो अभिव्यक्ति आपको मिली है वो इस कारण है कि हमारे देश में लोकतंत्र है। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा, उस समय तो आपने देखा था कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल ही खाली रखा था। तो
और हमें तो खुशी है कि उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काफी ज्यादा विकास हो रहा है और आज उनके नेतृत्व में जितनी बड़ी संख्या में नौजवानों ने आकर के देश के लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लिया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। युवाओं से भी आपने अपील किया सर कि देहरादून उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मटरूखा पंचायत के लुकैया गांव में बुधवार की देर रात्रि एक पारिवारिक विवाद में दोनों पति पत्नी की मौत मौके पर ही हो गई। बता दें कि गिरिडीह प्रखंड के जसपुर पंचायत निवासी छोटेलाल हांसदा अपनी धर्मपत्नी मीणा हांसदा को चाकू से घोंपकर मौत की नींद सुला दी। इस घटना से आक्रोशित मृतक महिला मीणा हांसदा के मायके वालों ने घटना को अंजाम देकर भाग रहे छोटेलाल हांसदा को पकड़कर गुस्से में मारपीट कर दिया। इस मारपीट में छोटेलाल हांसदा की भी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और दिल दहला देने वाली इस घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आइए देखते हैं इस हृदय विदारक घटना को लेकर पुलिस और जनप्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लुकैया में एक महिला की हत्या हुई है। अपने पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और उसके बाद घर वालों ने उनको पकड़ के पति को मारा, छोटेलाल हांसदा को, उनकी भी मृत्यु हुई है। दोनों का शव अग्रतर कार्रवाई हेतु हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए हैं। बाकी जो लोग भी उसमें शामिल हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। घर वाले जो भी उनको मारपीट किए हैं, पति की भी चूंकि मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पति पत्नी दोनों की मौत हो दोनों की मृत्यु हो चुकी है। जी मुखिया जी, आपका पंचायत में एक घटना घटा है रात के समय में, तो क्या जानकारी है अभी आपके पास? देखिए, रात को हमें करीबन 9:15 बजे के लगभग में सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ एक पति ने अपने पत्नी को चाकू गोद कर मार दिया है और उसके बाद उसी के परिजन जो है सो जो उसके पति था सुनने में आगे उनको भी जो है मारपीट के क्रम में उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो तुरंत हमने पुलिस प्रशासन को संपर्क किया और सूचना देने के बाद हमारे मुफस्सिल थाना से इंस्पेक्टर साहब और एसडीपी साहब सारे दल बल के साथ पहुँचे और छानबीन में लगे। जी, क्या था मामला, कुछ बता सकते हैं? ये तो बिल्कुल अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि नहीं, ये पति पत्नी आपस में कुछ दिन से अलग रह रहे थे और पत्नी मायके आई हुई थी। मायके में ही पता नहीं कैसे किस कारण। क्या नाम था उन लोगों का? मीना मुर्मू जो महिला थी, मीना मुर्मू, पति का नाम छोटेलाल हांसदा। अच्छा, मतलब दोनों माने आदिवासी थे? जी जी। क्या उम्र क्या रहा होगा दोनों का? अप्रोक्स मान के चलिए कि 21-35 के आसपास। बच्चे भी हैं उनके? 6 साल के, 5-6 साल के बच्चे हैं। एक ही बच्चा है? तो अब उनके परिवार में और कितने लोग हैं जो अब बच्चे का देखरेख कर सकते हैं? देखिए, जो पति हैं, मतलब जो लड़का पक्ष है, उनके नहीं कह सकते क्योंकि उनका सिनोरिया पंचायत पड़ता है। और हमारे इनके यहाँ जो लड़की जो थी हमारे पंचायत की, वो उसकी 6 बहनें हैं, उसमें जो शादी हुआ था, बाकी लोग कुंवारी हैं, भाई नहीं है। मतलब जो मृतिका है वो आपके पंचायत की रहने वाली है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।